जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे चैनल पर सन 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के सभी लेखकों का जीवन परिचय बताया जा रहा है, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अपना योगदान दिया है, अपने देश के लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, किस तरह से अपनी लेखन कला के माध्यम से वे लोगों का भला करते आए, लोगों को जागरूक करते आए, अपना जीवन लोगों के लिए न्यौछावर कर दिए। तो ऐसे ही हमारे बीच एक लेखक हैं जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो आज के अध्याय में हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानेंगे, इनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को विस्तार रूप से जानने की कोशिश करेंगे। इनकी उपलब्धियों को जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपने योगदान से अपने जीवन में अनेकों उपलब्धियां हासिल की है, अपना योगदान दिया है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में विस्तार पूर्वक। सुमित्रा नंदन पंत भारतीय कवि, 1900 से 1977 ईस्वी। सुमित्रा नंदन पंत का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 20 मई 1900 ईस्वी। साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। उनका जन्म कौशानी बागेश्वर में हुआ था। झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी ओढ़े गगन से उतरती संध्या, ये सब तो सहज रूप से काव्य का उपादान बने। निसर्ग के उपादानों का प्रतीक बबिंब के रूप में प्रयोग उनके काव्य की विशेषता रही है। उनका व्यक्तित्व भी आकर्षण का केंद्र बिंदु था। गौर वर्ण, सुंदर सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुगठित शारीरिक सौष्ठव उन्हें सभी से अलग मुखरित करता था। सुमित्रा नंदन पंत का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। ये हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी कौशानी, उत्तर पश्चिम प्रांत, उस समय ब्रिटिश राज था हमारे भारत देश में। इनकी मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर 1977 में। इस वक्त इनकी उम्र 77 वर्ष की थी, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, अपने भारत देश में ही। अगर इनका व्यवसाय देखा जाए तो ये पेशे से लेखक और कवि थे। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है, नागरिकता भी इनकी भारतीय ही है। शिक्षा में देखा जाए तो हिंदी साहित्य के ये कवि थे। विषय में ये संस्कृत ज़्यादा उपयोग में लाया करते थे। उपाधि में इनको पद्म भूषण 1961 ईस्वी में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में इनको दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको मिला था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। अब इनके जीवन परिचय के बारे में और भी विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं।
जीवन परिचय में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिला के कौशानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था, जो कि हम लोग शुरुआती में ही पढ़ चुके हैं। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। वह एक प्रकृति प्रेमी थे। वह गंगा दत्त पंत की 8वीं संतान थे। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। 1918 ईस्वी में मंझले भाई के साथ काशी चले गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर मेयोर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में ही उनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। कुछ वर्षों के बाद उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जूझते हुए पिता का निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए ज़मीन और घर भी बेचना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। सन 1931 ईस्वी में कुंवर सुरेश सिंह के साथ काला कांकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। महात्मा गांधी के सानिध्य में उन्हें आत्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ। 1938 ईस्वी में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाभ का संपादन भी किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। 1950 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक आकाशवाणी में परामर्शदाता भी रहे। 1958 ईस्वी में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदंबरा प्रकाशित हुआ, जिससे उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1962 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित हुए। 1964 ईस्वी में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। कालांतर में उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। वह जीवन पर्यंत रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंतःस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्यपरक भावना रही। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हो गई। अब इनके साहित्य सृजन के बारे में देखते हैं। 7 वर्ष की उम्र में जब वे चौथी कक्षा में ही पढ़ रहे थे, उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 1918 ईस्वी के आसपास तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे थे। इस दौर की उनकी कविताएं वाणी में संकलित हैं। 1926 ईस्वी में उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ।
कुछ समय पश्चात वे अपने भाई देवीदत्त के साथ अल्मोड़ा आ गए। इसी दौरान वे मार्क्स व फ्रायड की विचारधारा के प्रभाव में आए। 1938 ईस्वी में उन्होंने रूपाभ नामक प्रगतिशील मासिक पत्र निकाला। शमशेर, रघुपति सहाय आदि के साथ वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे। वे 1950 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक आकाशवाणी कार्यक्रम से जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पर कार्य किया। उनकी विचारधारा योगी अरविंद से प्रभावित भी हुई, जो बाद की उनकी रचनाओं स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि में देखी जा सकती है। वाणी तथा पल्लव में संकलित उनके छोटे गीत विराट व्यापक सौंदर्य तथा पवित्रता से साक्षात्कार कराते हैं। युगांत की रचनाओं के लेखन तक वे प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े प्रतीत होते हैं। युगांत से ग्राम्या तक उनकी काव्य यात्रा प्रगतिवाद के निश्चित व प्रखर स्वरों की उद्घोषणा करती है। उनकी साहित्यिक यात्रा के 3 प्रमुख पड़ाव हैं। प्रथम में वे छायावादी हैं, दूसरे में समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिवादी तथा तीसरे में अरविंद दर्शन से प्रभावित अध्यात्मवादी। 1907 ईस्वी से 1918 ईस्वी के काल को स्वयं उन्होंने अपने कवि जीवन का प्रथम चरण माना है। इस काल की कविताएं वाणी में संकलित हैं। सन 1922 ईस्वी में उच्छ्वास और 1926 में पल्लव का प्रकाशन हुआ। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ अन्य काव्य कृतियां हैं जो इस प्रकार हैं: ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि जैसे अनेक काव्य कृतियों का उन्होंने निर्माण किया। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद, नाटक और निबंध शामिल है। पंत अपने विस्तृत वाङ्मय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं, किंतु उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संग्रहित है, जो 1918 से 1925 तक लिखी गई 32 कविताओं का संग्रह है। इसी संग्रह में उनकी प्रसिद्ध कविता परिवर्तन सम्मिलित है। तारापथ उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। उन्होंने ज्योत्सना नामक एक रूपक की रचना भी की है। उन्होंने मधु ज्वाल नाम से उमर खयाम की रुबाइयों के हिंदी अनुवाद का संग्रह निकाला और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित करवाया। चिदंबरा पर इन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से काला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी से सम्मानित किया गया। अब इनकी विचारधारा के बारे में जानते हैं। उनका संपूर्ण साहित्य सत्य, शिवम और सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए समय के साथ निरंतर बदलता रहा। जहाँ
प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता के। उनकी सबसे बाद की कविताएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। पंत परंपरावादी आलोचकों और प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी आलोचकों के सामने कभी नहीं झुके। उन्होंने अपनी कविताओं में पूर्व मान्यताओं को नकारा, नहीं, उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को नम्र अवज्ञा कविता के माध्यम से खारिज किया। वह कहते थे, गा कोकिला संदेश सनातन, मानव का परिचय मानवपन। इसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में देखते हैं कि उनको किन किन पुरस्कारों से तथा किस तरह से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण जो कि 1961 ईस्वी में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर कोशानी में उनके पुराने घर को, जिसमें वह बचपन में रहा करते थे, सुमित्रा नंदन पंत वीथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोगों की वस्तुएं जैसे कपड़ों, कविताओं की मूल पांडुलिपियों, छायाचित्रों, पत्रों और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। स्मृति विशेष में देखते हैं, वर्ष 2015 में पंत जी की याद में एक डाक टिकट जारी किया गया था। उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों पर बसे कोशानी गांव में जहां उनका बचपन बीता था, वहां का उनका घर आज सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय बन चुका है। इसमें उनके कपड़े, चश्मा, कलम आदि व्यक्तिगत वस्तुएं सुरक्षित रूप से रखी गई है। संग्रहालय में उनको मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मिला साहित्य वाचस्पति का प्रशस्ति पत्र भी मौजूद है। साथ ही उनकी रचनाएं लोकायतन, आस्था आदि कविता संग्रह की पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी गई है। कालांकांकर के कुंवर सुरेश सिंह और हरिवंश राय बच्चन से किए गए उनके पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां भी यहाँ मौजूद है। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का आयोजन होता है। यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत व्यक्तित्व और कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई। उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रा नंदन पंत बाल उद्यान कर दिया गया है। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन के अनमोल पलों में अनेकों कार्य किए तथा अपने मेहनत से अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपना योगदान दिया। अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों में
उन्होंने अपनी लेखन कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भरपूर कोशिश किया है और अपने देश के प्रति अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, अपने आप को योगदान किया देश के प्रति, देश के सभी कार्यों के प्रति अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया। इस तरह से हम लोगों ने आज के अध्याय में देखा कि किस तरह से सुमित्रा नंदन पंत जी अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिए। तो आज के अध्याय में इतना ही। अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे एक नए लेखक के जीवन के लेकर और उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।